डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर में एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं फ्रॉम एक्सरसाइज 6.1। ए ब्लॉक ऑफ वेट 100 kg रेस्ट ऑन ए फिक्स्ड रफ हॉरिजॉन्टल टेबल। एक ब्लॉक है जिसका वजन वेट 1000 kg जो कहाँ पर रखा गया है, ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल टेबल। मतलब अगर हम मान लें कि ये आपके पास एक रफ हॉरिजॉन्टल टेबल है, इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा गया है जिसका वेट कितना है बच्चों, 1000 kg वेट है। ओके, तो 1000 kg वेट है, तो इस ब्लॉक का जो वेट होगा वो अगर हम W से रिप्रेजेंट कर दें और इसकी जो वैल्यू है वो 1000 kg वेट है, और इस वेट की वजह से अपवर्ड डायरेक्शन में आपके पास क्या हो जाएगी बच्चों, नॉर्मल रिएक्शन होगी। क्लियर है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिंग 0.2, इसका बच्चों कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है 0.2, तो मीन्स म्यू इज इक्वल टू 0.2 हेयर। ए हॉरिजॉन्टल पुल ऑफ 100 kg, 200 kg and 300 kg weight is successfully applied to the table। मतलब इसके ऊपर एक वेट लगाया गया है, हॉरिजॉन्टल पुल, एक हॉरिजॉन्टल पुल इस डायरेक्शन में लगाया गया है। एक बार तो वो हॉरिजॉन्टल पुल कितना लगाया है, 100 kg का। एक बार हॉरिजॉन्टल पुल कितना लगाया है, 200 kg का। और एक बार ये हॉरिजॉन्टल पुल कितना लगाया है बच्चों, 300 kg का लगाया है। क्लियर है। अगर ऐसा है तो आपसे क्या पूछा गया है, व्हाट विल बी द कॉरस्पॉन्डिंग फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द टेबल एंड द ब्लॉक। जब 100 kg का हॉरिजॉन्टल फोर्स हम अप्लाई करते हैं, हॉरिजॉन्टल पुल अप्लाई करते हैं, तो हमें बताना है कि इस ब्लॉक और टेबल के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा। जब हॉरिजॉन्टल पुल हम 200 kg का लगाते हैं तो हमें बताना है कि इस ब्लॉक और इस टेबल के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स कितना है। अगर हम हॉरिजॉन्टल फोर्स या हॉरिजॉन्टल पुल 300 kg का लगाते हैं, व्हाट विल बी द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द टेबल एंड द ब्लॉक। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन समझ में आया। अगर आपके पास म्यू की वैल्यू 0.2 दे रखी है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना होता है आपको पता है। लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन का मतलब क्या है, मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना है इस ब्लॉक और टेबल के बीच में। लिमिटिंग फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम फ्रिक्शन बिटवीन द टेबल एंड द ब्लॉक। अगर उसको हम F से रिप्रेजेंट कर दें तो वो आपके पास होता है म्यू इंटू में R। ओके स्टूडेंट्स, म्यू किसके इक्वल है, 0.2 के, और W के इक्वल, W किसके इक्वल है, R किसके इक्वल है, वेट के इक्वल है। बिकॉज एवरी एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो R किसके इक्वल है, 1000 kg के इक्वल है। तो आपके पास F की वैल्यू आ जाती है 200 kg, 200 kg। इट इज़ द वैल्यू ऑफ द लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब मैक्सिमम फ्रिक्शन इस ब्लॉक और टेबल के बीच में बच्चों कितना है, 200 kg का है। ओके, तो अब हम फर्स्ट केस के बारे में डिस्कस करते हैं। जब आपने हॉरिजॉन्टल पुल, जब आपने हॉरिजॉन्टल पुल कितना लगाया बच्चों, 100 kg का लगाया है, तब क्या होगा। अगर आप हॉरिजॉन्टल पुल 100 kg का अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन इन दोनों के बीच में कितना है, 200 kg का है। क्लियर है। तो फ्रिक्शनल फोर्स, लिमिटिंग फ्रिक्शनल हॉरिजॉन्टल पुल से ज़्यादा है, तो बताओ बच्चों बॉडी मूव करेगी या नहीं करेगी। बॉडी पे जो पुल तो लगा रहे 100 kg का, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स कितना है इस डायरेक्शन में, लिमिटिंग मैक्सिमम फ्रिक्शनल कितना है, 200 kg का है। ओके, बॉडी बच्चों इस डायरेक्शन में मूव नहीं करेगी। क्लियर है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इन दिस केस, इस केस में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना हो जाएगा आपके पास, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपके पास कितना हो जाएगा बच्चों, 100 kg का। क्लियर है। आपको इसके बारे में पहले भी बताया था कि आपने पढ़ा है कि अगर ये फोर्स P है और ये अगर इस डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स है तो वो एक दूसरे के क्या होते हैं बच्चों, प्रोपोर्शनल होते हैं। आप P बढ़ाते रहेंगे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी उतना ही बढ़ता रहेगा।
P के कोरोस्पोंडिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है, बढ़ता रहेगा। एक सिचुएशन ऐसी आ जाएगी जब बॉडी मूव करना स्टार्ट कर देगी तो उस टाइम में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो स्लाइटली लेस देन हो जाएगा P से, और तब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या हो जाता है आपका, कांस्टेंट हो जाता है। क्लियर। तो जब आपने 100 kg का पुल किया तो अपोजिट डायरेक्शन में जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कितना बना, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी कितना हो जाता है, 100 kg का। कंफ्यूज तो नहीं है, लिमिटिंग फ्रिक्शन तो आपका मैक्सिमम फ्रिक्शन है इन दोनों के बीच का, ठीक है। 100 kg की वजह से इसके अंदर कितना फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स होगा 100 kg इन द अपोजिट डायरेक्शन। ओके, अब आपके पास हम सेकंड केस ले लेते हैं। जब आपने हॉरिजॉन्टल पुल कितना लगा दिया है, 200 kg का लगा दिया है। अब आपके पास हॉरिजॉन्टल पुल भी 200 kg है और मैक्सिमम फ्रिक्शनल ब्लॉक और टेबल के बीच में भी 200 kg है। तो इस सिचुएशन में क्या होएगा, बॉडी इज जस्ट अबाउट टू मूव। तो इस केस में जो फ्रिक्शनल फोर्स है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इस केस में बच्चों फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है आपके पास, वो कितना हो जाएगा, 200 kg हो जाएगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल पुल भी आपका 200 kg है और लिमिटिंग फ्रिक्शन भी आपके पास 200 kg है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू 200 kg होगी। और इस सिचुएशन में बॉडी इज जस्ट स्टार्ट टू मूव, बॉडी मूव करना जस्ट स्टार्ट कर देगी, ठीक है। फर्स्ट केस में तो बॉडी मूव नहीं करती, सेकंड केस में बॉडी जस्ट स्टार्ट टू मूव कर देती है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं केस नंबर थर्ड हेयर। थर्ड केस में आपके पास फोर्स कितना लगाया गया है। अब आपके पास थर्ड केस में जो हॉरिजॉन्टल पुल लगाया है, हॉरिजॉन्टल जो पुल लगाया गया है वो आपके पास बच्चों 300 kg का लगा दिया है। मतलब इसको 300 kg के पुल फोर्स के साथ पुल कर रहे हैं, लेकिन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो 200 kg है। तो इसका मतलब क्या है, बॉडी तो मूव करना स्टार्ट कर देगी। द बॉडी विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो ये जो बॉडी है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स की में क्या करना स्टार्ट कर देती है बच्चों, मूव कर देती है। तो इस केस में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा आपके पास, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपको बताया था कि जब बॉडी मूव करना स्टार्ट कर देती है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन स्लाइटली लेस देन, थोड़ा सा कम हो जाता है किससे, अप्लाइड फोर्स से, और उसके बाद वो क्या बन जाता है, कांस्टेंट बन जाता है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज स्लाइटली, ये क्या होता है, स्लाइटली लेस देन 200 kg। ओके स्टूडेंट्स, तीनों केस समझ में आ गए। फर्स्ट केस में बॉडी मूव नहीं करती, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 100 रहेगा। सेकंड केस में बॉडी जस्ट स्टार्ट टू मूव, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपका 200 kg होएगा। और थर्ड केस में जब बॉडी मूव करना स्टार्ट कर देती है तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, अप्लाइड फोर्स से स्लाइटली लेस देन होता है। ओके ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर सेकंड हेयर। ओके, इन सेकंड सम आपके पास क्या स्टेटमेंट दे रखी है, ए बॉडी ऑफ वेट 80 kg रेस्ट ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन। ए बॉडी ऑफ वेट 80 kg रेस्ट ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन। कंसीडर कर लें कि ये आपके पास कोई भी एक रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इसके ऊपर आपने एक बॉडी पुट कर दी जिसका वेट कितना है, 80 kg वेट है। ओके स्टूडेंट्स, और इसकी वजह से जो नॉर्मल रिएक्शन होगी वो इसके अपवर्ड होगी, दैट इज इक्वल टू आर। ए बॉडी ऑफ वेट 80 kg रेस्ट ऑफ इन ए रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन व्हाइल ए फोर्स ऑफ 20 kg इज एक्टिंग। एक फोर्स एक्ट कर रहा है बच्चों, एक फोर्स एक्ट कर रहा है, 20 kg इज एक्टिंग ऑन इट इन ए डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। इसको के ऊपर एक फोर्स अप्लाई किया, इस टाइप से एक फोर्स P अप्लाई कर देते हैं जो हॉरिजॉन्टल टेबल के साथ एंगल क्या बनाता है, 60 डिग्री का। मतलब इस ब्लॉक को यहाँ से इस डायरेक्शन में पकड़ के क्या कर रहे हैं बच्चों, पुल कर रहे हैं, खींच रहे हैं, ठीक है। ओके, तो फाइंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट इज कॉल्ड इनटू प्ले। तो आपको ये बताना है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस पोजीशन में कितना होगा, ठीक है। जब बॉडी को इस डायरेक्शन में पुल कर रहे हैं तो बॉडी किस डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेगी, बॉडी आपकी इस डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेगी। तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डायरेक्शन होगी बच्चों, वो बॉडी जिस डायरेक्शन में मूव करती है उसके जस्ट अपोजिट होगी। ये आपके पास क्या हो जाएगा बच्चों, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो जाएगा। क्लियर है। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या कर लेते हैं, सभी फोर्सेस को
रिजोल्व कर लेते हैं अलोंग द टेबल। सभी फोर्सेस को इस डायरेक्शन में क्या कर लेते हैं, रिजोल्व कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन के अलोंग। रिजोल्विंग ऑल फोर्सेस, रिजोल्विंग ऑल फोर्सेस along the plane, along the plane, along the horizontal plane, along the horizontal plane। सभी फोर्सेस को हॉरिजॉन्टल प्लेन के अलोंग रिजोल्व कर लेते। तो P ने हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ एंगल क्या बनाया, 60 डिग्री का। तो P cos 60 डिग्री प्लस R ने हॉरिजॉन्टल टेबल के साथ एंगल क्या बनाया, 90। तो R cos 90 प्लस में म्यू आर ने हॉरिजॉन्टल टेबल के साथ एंगल क्या बनाया, 180 डिग्री। तो म्यू आर cos ऑफ 180 डिग्री। और वेट W ने हॉरिजॉन्टल टेबल के साथ एंगल बनाया 270 का, W cos ऑफ 270 डिग्री विच इज इक्वल टू 0। एंगल मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सभी एंगल्स को एक ही डायरेक्शन के कोरस्पॉन्डिंग मेजर करोगे तो W का एंगल क्या बनेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो 180 और साथ में ये 90 ऐड हो जाएगा। तो टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 270 डिग्री आ जाएगी। क्लियर है, समझ में आया ना बच्चों? ओके, अब इसको सोल्व करते हैं। तो P cos 60 की वैल्यू क्या होगी, P cos 60 की वैल्यू 1/2। तो P मल्टीप्लाई में 1/2 प्लस में R cos 90 0 हो जाएगा। और cos 180 पर वैल्यू नेगेटिव होती है तो माइनस में म्यू आर आ जाएगा। और W cos 270 पर भी वैल्यू क्या हो जाती है, ओड मल्टीपल ऑफ π/2 है तो यहाँ पर भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो म्यू आर इज इक्वल टू P/2। तो म्यू आर की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या हो जाती है बच्चों, P/2। ओके स्टूडेंट्स, ओके, हमें निकालना क्या था, फाइंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट इज कॉल्ड इनटू प्ले। ओके, तो म्यू आर इज इक्वल टू P/2। ओके, और P की वैल्यू आपको दे रखी है। किस फोर्स से हम इसको पुल कर रहे हैं बच्चों, 20 kg के फोर्स से पुल कर रहे हैं। तो म्यू आर इज इक्वल टू 20/2 दैट इज इक्वल टू 10 kg। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपके पास कितना लगेगा बच्चों, 10 kg का फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाई होगा। क्लियर है, समझ में आया? इस क्वेश्चंस में क्या दे रखा था, एक ब्लॉक था हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रख दिया जिसका वेट 80 kg था और इस ब्लॉक को एक फोर्स पीस के साथ पुल किया जो हॉरिजॉन्टल टेबल के साथ एंगल क्या बनाता है, 60 डिग्री का बनाता है। ठीक है, इसके बाद क्या करना होता है बच्चों, सभी फोर्सेस को एक बार प्लेन के अलोंग रिजोल्व कर देते हैं और एक बार प्लेन के परपेंडिकुलर। तो क्वेश्चन की सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अब जैसे इसको सिर्फ प्लेन के अलोंग रिजोल्व करना था और आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपका निकल जाता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3 हेयर। A weight of 60 kg can just rest on a rough inclined plane। अब सिचुएशन क्या है बच्चों, इंक्लाइंड प्लेन की बात है। एक वेट है जिस 60 kg का जो कैन जस्ट रेस्ट ऑन ए रफ इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन पर वो रेस्ट की पोजीशन पे है, मतलब रुका हुआ है। मतलब ये कोई भी एक इंक्लाइंड प्लेन है जिसका एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन 30 डिग्री है। इसके ऊपर आपने एक बॉडी रख दी है जिसका वेट कितना है, 60 kg का है। और ये किस सिचुएशन में है, ये रेस्ट की सिचुएशन में है, जस्ट रेस्ट। ठीक है, ए वेट ऑफ 60 kg कैन जस्ट रेस्ट ऑन ए रफ इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लाइनेशन 30 डिग्री टू द होरिजन। ठीक है, इसके बाद उसने कहा व्हेन द इंक्लाइनेशन इज इंक्रीज टू 60 डिग्री। अब ये जो एंगल था बच्चों 30 डिग्री का, अगर इसको बढ़ा दिया जाए और इसको बढ़ाकर क्या कर दिया जाए, 60 डिग्री का 60 डिग्री कर दिया जाता है, तो ये जो बॉडी है बच्चों, ये जो बॉडी है वो क्या है, नीचे आना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, जब एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन को 30 डिग्री से 60 डिग्री बढ़ा दिया जाए, मतलब जो प्लेन था पहले ऐसे था, अब इसको थोड़ा ऐसे बढ़ा दिया जाए, तो अब जो बॉडी इसके ऊपर रखी हुई थी वो नीचे आना स्टार्ट कर देती है। बट हमें उसको नीचे आने से रोकना है, और नीचे आने से रोकने के लिए हमने उसके ऊपर क्या लगाना पड़ेगा, एक हॉरिजॉन्टल एक्सटर्नल फोर्स लगाया। फाइंड द लीस्ट हॉरिजॉन्टल फोर्स, भी कम से कम इस पर कितना हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाएं
कि ये बॉडी रेस्ट में रहे, कि फोर्स विच विल सपोर्ट इट, कि बॉडी किस सिचुएशन में रहे बच्चों, रेस्ट की पोजीशन में रहे। ठीक है, तो ये जो बॉडी है, इस बॉडी का जो वेट होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा W, जिसकी वैल्यू आपके पास 60 kg है। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा प्लेन के साथ क्या बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ये आपके पास एक नॉर्मल रिएक्शन है। बॉडी बच्चों नीचे, जैसे ही आपने 30 डिग्री से 60 डिग्री का एंगल किया, बॉडी नीचे आना मूव कर देती है और हमें इसको नीचे आने से रोकना है। तो इसलिए बॉडी नीचे आना मूव कर देती है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की जो डायरेक्शन होगी वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डायरेक्शन आपके पास क्या हो जाएगी, म्यू आर इन द अपवर्ड डायरेक्शन। क्लियर है? ओके स्टूडेंट्स, और इसको नीचे आने से रोकने के लिए हमने जो फोर्स अप्लाई किया, उस फोर्स का नाम हम क्या रख लेते हैं, पी फोर्स रख लेते हैं। क्लियर है? ओके, जब आपके पास बॉडी रेस्ट में है, बॉडी क्या है, रेस्ट में है, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन आपके पास क्या है, 30 डिग्री है। सिंस द बॉडी ऑफ 60 kg, सिंस द बॉडी ऑफ 60 kg रेस्ट इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम ऑन द प्लेन ऑफ इंक्लाइनेशन 30 डिग्री, जब वो रेस्ट में है तो इसका मतलब जो सिस्टम है वो लिमिटिंग इक्विलिब्रियम की पोजीशन में है। और लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में जो लेमडा होता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है, वो किसके इक्वल होता है, अल्फा के इक्वल होता है, और जिसकी वैल्यू आपके पास क्या दे रखी है, 30 डिग्री। क्लियर है? तो आपको एक रिलेशनशिप पता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू किसके इक्वल होता है, म्यू इज इक्वल टू टेंजेट लेमडा होता है। तो म्यू इज इक्वल टू टेंजेट, लेमडा की वैल्यू क्या आपके पास 30 डिग्री है, तो म्यू इज इक्वल टू टेंजेट 30 डिग्री, और टेंजेट 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। ये जो केस आपने लिया, ये केस कब का है, जब आपके पास सिचुएशन क्या है बच्चों, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम की है। सिचुएशन क्या है, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम की है, मतलब बॉडी जब आपके पास रेस्ट में है, इसकी वजह से भी आपके पास नॉर्मल रिएक्शन होगी अपवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई? ओके, अब हम सेकंड केस पे जाते हैं। जब एंगल आपने 30 डिग्री से 60 डिग्री पे बना दिया, बॉडी नीचे आना मूव कर देती है, उसको नीचे आने से रोकने के लिए एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया। तो हमें ये बताना है कि कम से कम कितना हॉरिजॉन्टल फोर्स हम इस बॉडी पे लगाएं कि वो बॉडी विल सपोर्ट इट, मतलब वो बॉडी वहीं पर रुके रहे, नीचे ना आए। ओके, तो ये आपने देख लिया। तो आपके पास अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो इस एंगल के बारे में पता है, ये आपके पास 90 डिग्री है, और ये एंगल आपके पास 30 डिग्री बनेगा, ये एंगल आपके पास 90 डिग्री बनेगा, ये एंगल प्लेन ने हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल 60 डिग्री का बनाया है। ओके, अब हम क्या कर लेते हैं, सभी फोर्सेस को रिजोल्व कर लेते हैं। रिजोल्विंग ऑल फोर्सेस, रिजोल्विंग ऑल फोर्सेस अलोंग द प्लेन, अलोंग द प्लेन, सभी फोर्सेस को प्लेन के अलोंग रिजोल्व कर लेते हैं। ये प्लेन है, तो म्यू आर की डायरेक्शन भी यही है, और इसी के अलोंग हम इसको रिजोल्व कर रहे हैं। तो म्यू आर कोस 0 आ जाएगा। आर को भी इस प्लेन के अलोंग रिजोल्व कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा आर कोस 90 डिग्री। डब्लू को इस प्लेन के अलोंग रिजोल्व करेंगे तो डब्लू, ये एंगल आ जाएगा 180 + 30, तो डब्लू कोस 180 + 30 210 डिग्री, और प्लस में एक फोर्स P बचता है, ये P है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के एंगल की बात कर रहे हैं, तो टोटल एंगल 360 होगा, इस 60 को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा P cos ऑफ 300 डिग्री इज इक्वल टू 0। cos 0 पर वैल्यू 1, तो ये म्यू आर, cos 90 पर वैल्यू 0, cos 180 इसको लिख लेते हैं W, cos ऑफ 180 + 30 डिग्री, और ये P cos 300 की वैल्यू को आप लिख लेते हैं cos ऑफ 360 माइनस में 60 इज इक्वल टू 0। तो फ्रॉम दैट हेयर इज म्यू आर, W 180 पे वैल्यू चेंज नहीं होगी बट थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो माइनस W cos 30 डिग्री, फिर आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेगा P cos ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू 0। तो फ्रॉम दैट हेयर इज म्यू आर माइनस में W की वैल्यू आपको पता है 60, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, प्लस में P cos 60 की वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू 0। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो फ्रॉम दैट P/2 इज इक्वल टू म्यू आर, प्लस में 2 पे 60 को कट कर दिया 30 √3,
तो P इज इक्वल टू 2μr माइनस में 6, ये प्लस हो जाएगा, म्यू आर आपका नेगेटिव आएगा, तो -2μr प्लस में 6 माइनस में प्लस में 60√3। ओके स्टूडेंट्स, ये वैल्यू आ जाती है आपके पास, P की वैल्यू आ जाती है। ओके, अब इन्हीं फोर्सेस को हम रिजोल्व कर लेते हैं परपेंडिकुलर टू द प्लेन। परपेंडिकुलर टू द प्लेन जब हम रिजोल्व करेंगे तो इस लाइन में आपके पास जहाँ भी कोस नज़र आया है उसको हम किससे रिप्लेस कर देते हैं, 60 से रिप्लेस कर देते हैं, साइन से रिप्लेस कर देते हैं। तो ये आ जाएगा μr sin 0 प्लस r sin 90 डिग्री, w sin 210 डिग्री प्लस में p साइन ऑफ 300 डिग्री। साइन 0 पर वैल्यू 0, r साइन 90 1, साइन 210 आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, माइनस w साइन 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2 और ये नेगेटिव हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में है, p साइन 60 आएगा, ये आपके पास √3/2 इज इक्वल टू 0 आ जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से आप वैल्यू निकाल लेते हैं r की। ओके, r की वैल्यू किसके इक्वल हो जाती है, r इज इक्वल टू w/2 प्लस p √3/2। w की वैल्यू आपको पता है 60 kg, 60 kg को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 30 kg आ जाएगा, प्लस p √3/2। ओके, ये r की वैल्यू, ये r की वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देते हैं तो आपके पास आ जाता है p इज इक्वल टू माइनस में 2 म्यू की वैल्यू अभी आपने ऊपर डिस्कस की थी कि म्यू किसके इक्वल है, 1/√3 के, तो 1/√3 मल्टीप्लाई में r, और r की वैल्यू क्या है हमारे पास, r इज इक्वल टू 30 प्लस p √3/2 और लास्ट टर्म बची हुई है आपके पास 60 और रूट में 3 है यहाँ पे, 60√3, तो 60√3। ओके स्टूडेंट्स, इसको सोल्व किया, माइनस में 60√3 इसके साथ मल्टीप्लाई की, 2 से 2 कैंसिल, √3 से √3 कैंसिल, तो वैल्यू आ जाती है माइनस का 2p और प्लस में 60√3, माइनस 2p को इस साइड लेके आते हैं तो वैल्यू आपके पास बन जाती है 3p इज इक्वल टू 60√3 माइनस 60/√3। ओके स्टूडेंट्स, तो फ्रॉम दैट वी हैव 60 कॉमन लिया, √3 माइनस 1/√3 और इसको मल्टीप्लाई किया √3 प्लस 1 से और √3 प्लस 1 से। ओके स्टूडेंट्स, ओके, इसमें क्या है बच्चों, √3 जब आप एलसीएम 60 कॉमन लिया, √3 एलसीएम लेंगे तो √3 की √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ टर्म बची आपके पास बच्चों 3p इज इक्वल टू 60 इंटू 3 माइनस 1, तो मीन्स 120 और डिवाइड बाय √3, तो p इज इक्वल टू 40/√3, p इज इक्वल टू 3, सॉरी यहाँ पर भी मिस्टेक है बच्चों, √3 से √3 कटेगा, 2 से 2 कटेगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस p आएगा, p और माइनस p ऐड होकर यहाँ क्या बनेगा 2p, यहाँ पर भी 2p, यहाँ पर भी 2p और 2p इज इक्वल टू 120/√3 और p इज इक्वल टू 60/√3। ओके, दैट इज़ द रिक्वायर्ड हॉरिजॉन्टल फोर्स। मतलब अगर p हम 60/√3, अगर हम हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना लगा दें बच्चों, यहाँ पर p 60/√3 फोर्स लगा दें तो ये बॉडी नीचे मूव नहीं करेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके।